ने संगठन बनाए। बाबा साहब ने कहा भाई आप संगठित रहिए, तो हम संगठित तो हो नहीं पाए, संगठन हमने अनेकों बना लिए। तो ये विडंबना है। केंद्र की बात आज यहाँ पे गलत हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि 85 वहाँ है और 15 बहुजन समाज है। पड़ेगा आप और जिनको आप सांप्रदायिक कहते हैं उनको वोट देंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। आपके पास एकमात्र विकल्प है मेरे हिसाब से आज भी बहुजन समाज पार्टी नहीं है, तो आपको गर्व करना चाहिए। और वो अकेली पार्टी जो विचारधारा नहीं है, क्यों नहीं, नाम क्यों नहीं है? तो पैसे नहीं मिलता ना उनको। अच्छा, वो लेता नहीं है ऐसे। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज भारत। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जो कि आज 2 दिवसीय, जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूं, राउंड टेबल का आह्वान किया गया था। विजय बोध जी हैं जिसके संस्थापक, और उन्होंने पूरे जितने भी स्टेट के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनको बुला करके आज यहाँ पे उनका 2 दिवसीय मीटिंग चल रहा है राउंड टेबल के नाम से। जैसे कि मैं पीछे बोर्ड भी है वो दिखा देना चाहता हूँ कि देश के बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादियों की ऐतिहासिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि वर्तमान देश में भयानक हालात खतरे में देश का संविधान, लोकतंत्र, बहुजन समाज को बचाने, फांसीवादी ताकतों को रोके जाने, अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ये सारा सब्जेक्ट मेंशन है। हमारे साथ में कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि राजनीति की बातें होंगी और सोशल भी बातें होंगी कि वर्तमान में जिस प्रकार से जो स्थिति जो देश में भयानक जो चल रही है, वो भी खासकर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जो कि बहुजन जो समाज के जितने भी लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको छिन्न भिन्न भी किया जा रहा है, एक राजनीतिक दायरे में होकर के और एक सामाजिक संगठन बना करके उनको कहीं ना कहीं एक छिन्न भिन्न किया जा रहा है। जो कि बहुजन जो समाज के जो तबके के जो लोग हैं उसमें SC ST और OBC माइनॉरिटी समाज ये आता है, जो कि 85% बोला जाता है। हमारे बीच में सर क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव अभी नजदीक है, EVM का अभी भी ढिंढोरा पीटा जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है जमीनी स्तर पे? देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जाटव है और मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में जिस तरह का एक वातावरण बना है, इस वातावरण के दोषी तो एक बहुजन समाज है। मानवर काशीराम जी का आदेश हम मानते नहीं है, बहुजन हम बने नहीं हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी को हम निभा नहीं पाए हैं, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। जैसा कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, और हम भी मानते हैं कि संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था जिस ढंग से होना चाहिए वो नहीं हो पाई है। बाबा साहब ने हमको आरक्षण दिया, संवैधानिक अधिकार दिए, उनको अधिकारों को हम लोग संभाल नहीं पाए हैं, उनको बिखेर के रख दिया है। उन सरकारों को चुना है जो अधिकारों के खिलाफ काम करती रही, चाहे सरकार दिल्ली की हो, चाहे सरकार कहीं की भी हो। ऐसी सरकारें अधिकांश हैं जिन्होंने आरक्षण को खत्म किया है, जिन्होंने संवैधानिक व्यवस्थाओं को खत्म किया है, संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक के एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के हेमंत हेगड़े, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि हम 400 की संख्या पे आ जाते हैं तो हमारे अधिकार होगा और हम इतने कामयाब हो जाएंगे कि हम संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसको हटा दे जाएंगे। अर्थात देश से, भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया जाएगा और एक तरह से खत्म हो जाएगा, और उसके पास एक धर्म सापेक्ष आ जाएगा या नहीं भी आएगा तो समझ में आता है कि वो क्या करना चाहते हैं। धर्म की जगह पंथ तो आ तो गया है धीरे धीरे, अभी इसे तो बदला जाएगा। देखिए, अभी तो एक इस तरह से बहुत स्थिति बाकी बची हुई है मेरे हिसाब से। अभी इस तरह से संवैधानिक जो बड़ा कुठाराघात होना है वो नहीं हुआ है, और लेकिन 2024 के बाद 2029 के बाद तो स्थिति संभवतः बदल जाएगी। आपने देखा होगा कि भारत के जब संसद का निर्माण हुआ उसके बाद एक संगोल का स्थापना की गई। संगोल का प्रतीक राजदंड का प्रतीक है, जो चोल साम्राज्य से लेकर आए थे, उसको यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया गया है। अर्थात ये हम ये कह सकते हैं कि हम मान के चलते हैं कि आने वाले समय में राजतंत्र की जो जड़ है और मजबूत होंगी। अब ये भी आपको मालूम है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी तो एक भारत की संविधान की समीक्षा का प्रश्न उठा था, उस समय इसको हमने ठीक कर लिया था, सरकारें बदल दी गई थी। लेकिन अब स्थिति काफी विकट है और इसकी जिम्मेदारी इस देश के बहुजनों की है, इस देश के उन लोगों के
धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, तो हमको अभी मजबूत करना होगा इन ताकतों को। आप काफी लंबे समय से और अभी वर्तमान समय तक समता सैनिक दल में भी रह चुके हैं। क्या लगता है कि जिस समय समता सैनिक दल बना था और उसके बाद में आरएसएस का भी गठन हुआ था, पूर्व में और वर्तमान में कितना अंतर आया है? धन्यवाद संतोष जी। मेरा नाम ब्रजेंद्र सिंह है। समता सैनिक दल का वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। समता सैनिक दल बाबा साहब ने 1924 में गठन किया गया, क्योंकि हमारी जो देश की व्यवस्था थी तो पुलिस फोर्स पर भरोसा नहीं था, तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए इस संस्था का गठन किया था। राजनीति के लिए आरपीआई और धार्मिक के जो हमारी है बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का किया। मगर ये तीनों ही संस्था आज कहाँ खड़ी हैं वो सबको पता है, क्योंकि लोग राजनीति लाभ के लिए विभिन्न संस्थाओं में चले गए और अलग अलग अपने संगठन बनाए। बाबा साहब ने कहा भाई आप संगठित रहिए, तो हम संगठित तो हो नहीं पाए, संगठन हमने अनेकों बना लिए। तो ये विडंबना है, ये व्यवस्था खराब जो हो रही है। तो बाबा साहब ने जो संस्थाएं बनाई कि इन पे हमें भरोसा करना चाहिए, ये काम करेंगी, उन पे हम ना काम करके और अन्य तमाम संस्थाओं में काम कर रहे हैं। इससे ये बिखराव पैदा हुआ, ये हम यूनाइटेड नहीं हो पाए और इनका बिखराव होते होते आज ये स्थिति आ गई कि हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं मगर हमारी सुनवाई नहीं है। 85 और 15 का हम कहते हैं, मगर आज मैं इसे उल्टा करके देख रहा हूँ। 85-15 की बात आज यहाँ पे गलत हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि 85 वहाँ है और 15 बहुजन समाज हो रहे हैं। जब सत्ता हमारे हाथ से बाहर है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम 85 है और वो 15 है। जाटा साहब, मतलब उन्होंने आंसर भी दे दिया है। जो समस्याएं बढ़ रही है बहुजनों के ऊपर, जब आप बहुजन ही इकट्ठे नहीं हो रहे हो, बाबा साहब ने जैसे कि सर ने बताया कि बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो, मगर संगठन बनाने पे लगे हुए हैं। आज समता सैनिक दल के भी मतलब कई फाड़ हो चुके हैं, तो कैसे समस्याएं तो अपने आप उत्पन्न हो रही है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। समता सैनिक दल का जो राष्ट्रीय स्वरूप होना चाहिए, जो उसका एक डाटाबेस तैयार होना चाहिए, उसका जो सोशल मीडिया पे काम होना चाहिए, जो उसका एक पकड़ होनी चाहिए थे, उसमें कहीं कहीं ठहराव आ चुका है और उसके जिम्मेदार समता सैनिक दल के शीर्ष नेता हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ फिर दोबारा कि बहुजन समाज की जो प्रश्न हैं, जो मुद्दे हैं, उनको हल करने की जिम्मेदारी केवल और केवल बहुजन समाज की है, उनके नेताओं की है, उनके सामाजिक संस्थाओं की है। अब आपकी बात ठीक है कि सामाजिक संगठन बनने हैं, सामाजिक संगठन बने, लेकिन सामाजिक संगठन बनाने की साथ साथ चलाने की क्षमता भी तो बनाइए। आप एक फंक्शन करते हैं, 50,000 रुपये खर्च कर देते हैं, फिर घर में बैठ जाते हैं। हम सब ऐसा ही कर रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन जो संगठन अपना एक कार्यशैली बना लेते हैं, जो अपना डाटाबेस तैयार कर लेते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस बनाते हैं, वो संगठन बहुत अच्छे चल रहे हैं, योगदान भी दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको एक होना होगा और बहुजन समाज को मानव काशीराम जी का बहुजन बनना पड़ेगा, ना कि दूसरी सामाजिक और जो दूसरी राजनीतिक पार्टी उनके बहुजन बनकर बैठ गए हम लोग। सर क्या इन समस्याओं के क्या निदान? धन्यवाद सर संतोष जी। मेरा नाम सामाजिक संगठन तो बनने चाहिए, वो तो मनोहर जी ने कहा था, मगर राजनीतिक जो संगठन जो बीच में आ रहे हैं वो क्या है? उसका भी इलाज निकालने की कोशिश जारी है। पर मैं एक दो पॉइंट बोलना चाहूँगा कि मेरे पिताजी अनपढ़ थे और उन्होंने 30-40 साल सर्विस की, हमें पढ़ाया, और मैंने भी 26 साल सर्विस की। रिजर्वेशन की वजह से मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिला। आज हम उस बाबा साहब के वजह से हैं। हम अम्बेडकरवादी बोलते हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी बनना, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अम्बेडकरवादी बनूं। कैसे बनूं? कि बाबा साहब ने कहा था कि अपनी अर्निंग का 5% सैलरी में से निकाल के दीजिए। आज कोई भी इस बारे में कोई बात नहीं करता, और मैं ये प्रतिज्ञा अपने ली है कि जब तक मेरी सांस है मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो लाइबिलिटी 5% बनती थी, मैं उसको बाबा साहब के मिशन के लिए दूं। और बल्कि मैं ये भी प्रतिज्ञा करता हूं आज आपके सामने कि जो मेरे पिताजी पे लाइबिलिटी बनती थी, क्योंकि सर्विस उन्होंने भी की और उनको भी रिजर्वेशन से मिली होगी, उनकी लाइबिलिटी भी मैं लेने के लिए अपने आप को तैयार करूंगा कि मैं उनकी भी लाइबिलिटी पूरी कर सकूं। और मैं अपने बच्चों को भी ये हिदायत दे रहा हूं कि आपको बाबा साहब के बारे में जानना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जहाँ तक संगठनों की बात है, संगठन को तो एक होना ही पड़ेगा। और जैसे अभी एक हमारे वक्ता ने बोला कि
विजय बोस जी ने कहा है कि एक कमेटी ऐसी बननी चाहिए कि नेताओं को कंट्रोल करे, कौन आगे आए कौन नहीं आए। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि कमेटी में अभी ऐसे आदमी पैदा नहीं हुए हैं जो कि करोड़पति अरबपति लोगों को कंट्रोल कर सके। पहले अपने आप को अम्बेडकरवादी बनाओ, अम्बेडकरवादी बनाओ पहले अपने आप को। मैं सीधे मैं आता हूँ जाटे साहब के पास में। एक राजनीतिक सवाल है जो कि बहन जी के बार बार आरोप भी लग रहे हैं कि अभी जो चुनाव है अभी बीएसपी पार्टी का किसी से भी गठबंधन नहीं हुआ है और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि ये निष्पक्ष मतलब ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है कि अभी तो विधानसभा में ये स्थिति रही है, क्या लोकसभा में भी कुछ ऐसी स्थिति ना हो? मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। 2014 में बहुजन समाज पार्टी को एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2019 में बहुजन समाज के पास 10 सांसद थे, अर्थात 100 विधायकों की क्षमता उनके पास थी। हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज बसपा का एक विधायक है, नहीं, ये परिवर्तन आ जाएगा। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले क्यों लड़ रही है, इसके गहराई में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि विपक्षी एकता के सबसे बड़े जो लंबरदार थे ना, नीतीश कुमार जी, वो पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे और जब भ्रमण कर रहे थे तो लखनऊ भी गए थे, अखिलेश यादव जी से मिले थे। मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव जी के मना करने के कारण बहन जी से नहीं मिले। यदि बहन जी से मिल गए होते, अखिलेश यादव जी से मिल गए होते और देश के तमाम संस्थाओं मिल गए होते तो बहन जी उस पर विचार करते और उसी समय निर्णय भी लेती, देश सवेरे उसके संगठन के साथ भी जुड़ जाती। लेकिन बहन जी का इतना बड़ा अपमान किया, उसके बाद मैं कहता हूँ कि बहुजन समाज को इसलिए स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा के लिए वोट देना चाहिए और सत्ता परिवर्तन में व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट देना चाहिए। यदि बहुजन समाज ये समझ लेगा और काशीराम के बहुजन हम बन जाएंगे 50% तो दुनिया कोई ताकत नहीं कि हम इस देश पर राज ना कर सके। मगर लोगों के तरफ से भी ये भी मतलब टिप्पणी आ रही है कि अगर बहन जी कर लेती है तो कहीं ना कहीं मजबूती से वो अपना चुनाव लड़ती, इंडिया गठबंधन के साथ में अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं 2-4 सीट, अगर 10-12 सीट भी आ जाए तो 2-4 सीट की बात मत कीजिएगा। चुनाव लड़ा जा रहा है, कोई ताकत से लड़ा जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट दे जा रहे हैं। बिजनौर से चौधरी बिजेंद्र सिंह जो जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता उस क्षेत्र के, जो रालोद के महासचिव हैं, वो छोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं, उनको टिकट भी मिल गया है। ऐसे ऐसे सारे लोग मिल रहे हैं, उनके अपने बहुत बड़े कैडर है, उसमें से निकाल कर रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमको दिल बड़ा कर लेना चाहिए। और ये जो दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने संविधान की प्रतियां संसद में फाड़ दी गई थी, आप उसको वोट देंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप और जिनको आप सांप्रदायिक कहते हैं उनको वोट देंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। आपके पास एकमात्र विकल्प है मेरे हिसाब से आज भी बहुजन समाज पार्टी। पूरे देश में उसका कैडर है, पूरे देश में उसकी संस्थाएं, और चुनाव लड़ा जाएगा। बहन जी प्रचार भी करेंगे, उनके जो भतीजे वो 10 दिन से हरियाणा में यात्रा पर निकल रहे हैं, पैदल यात्रा चल रहे हैं। और मैं कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां से राहुल तो पहले मतलब 6 महीने से बाहर निकले हुए, 1 साल होने के जा रहा है, मतलब कि वो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि वो अभी मतलब 10 दिन में निकलेंगे। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि बहुजन समाज पार्टी को सफलता नहीं मिल रही है। मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, कुछ कार्यशैली में अंतर जरूर है, इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन हम बहुजनों की क्या जिम्मेदारी है? क्या स्वाभिमान के नाम पे वोट नहीं देनी चाहिए? क्या सम्मान के नाम पे वोट देनी चाहिए? क्या सुरक्षा के नाम पर? काशीराम जी क्या करते थे? अंडर करंट पैदा करने की बात करते थे। सच तो ये कि हम बहुजन समाज ने अपना अंडर करंट जो है खत्म कर दिया है और दूसरों के पार्टी में जाके गिरवी रख दिया है। इसलिए ये प्रश्न आया है। बहुजन समाज पार्टी भी दमखम से चल रही है और उसके कार्यकर्ता भी पूरे जी जान से जुड़े हुए हैं। वहाँ नुक्कड़ सभाएं भी हो रही हैं, कैडर भी हो रहे हैं, पार्टी के वफादारों को टिकट भी दिया जा रहा है। मुश्किल ये है कि इस देश का जो दलित है और जो मुस्लिम समाज है उसकी समझ में थोड़ा क्या बड़ा अंतर आया है। वो समझता है बहन जी तो पैसे खा गई, जैसे उसको गोदी मीडिया समझा रहा है, जैसे हमारे कम बुद्धि वाले बुद्धिजीवी समझा रहे हैं, अरे वो तो पैसा खा गई। अरे नालायक का पैसा तो कौन सी पार्टी नहीं ले रही है अपने कार्यकर्ताओं से? और आज जो बॉन्ड आए हैं उसमें बताओ बहन जी की पार्टी का नाम है क्या? तो आपको गर्व करना चाहिए अपनी पार्टी पर, जो आप बहुत बड़ा खुलासा है कि जो इलेक्ट्रो बॉन्ड में जो बीजेपी सम्मिलित है और सिर्फ उसी का नाम आ रहा है कि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं बीजेपी पार्टी को सपोर्ट किया हुआ है। और जबकि धीरे धीरे वो लिस्ट अभी जारी हो रही है, अभी कुछ लिस्ट अभी बीजेपी नहीं है उसमें, तृणमूल कांग्रेस से लेकर सपा तक है। अच्छा, आप सरप्राइज करेंगे उसको, देखो लिस्ट में। अच्छा, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी अकेले जिसका कहीं नाम नहीं है, तो आपको गर्व करना चाहिए। और वो अकेली पार्टी जो विचारधारा क्यों नहीं है, नाम क्यों नहीं है उनका? पैसे नहीं मिलता ना उनको। अच्छा, वो लेता नहीं है ऐसे।
मगर उनके ऊपर तो कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं, बहन जी के ऊपर कई आरोप भी लग चुके हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के वो टिकट देती है, बेचती है। हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। राज्यसभा का टिकट 100 करोड़ में खरीदा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और नहीं तो ये तो सही बात है कि राज्यसभा जो टिकट जब बिना फेटे दिया जा रहा है तो वो बिना पैसे दिया नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको पार्टी का चंदा दिया जा रहा है। बहन जी ने 23 सांसद राज्यसभा में भेजे हैं, उसमें निकाल के देख लीजिए 90% अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, 90% उसके कैडर के हैं। एक भी किसी उद्योगपति का नाम बताइए, यदि आप नहीं बता सकते तो इस आरोप को यहीं खत्म कर दीजिए। आप क्या निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति और सोशल और धार्मिक तीनों जो हमारी संस्था है वो आज कहीं न कहीं बैकफुट पे है। इसी का नतीजा है कि शासक हम बने, यूपी में 4 बार हमने सरकार बनाई, शासक इसीलिए बने कि हमारा सामाजिक जो ताना बाना बहुत मजबूत था। BS4, वामसेप या हमारे तमाम संगठन, समता सैनिक दल, आज जो हमारे सामाजिक संगठन है वो कमजोर हो गए तो हम सत्ता पे काबिज हो ही नहीं सकते। जो कोई भी देश का शासक बना है, जो सामाजिक अगर वो मजबूत है, अगर वो सोशल मजबूत है तो वो सामाजिक मजबूत संगठन होगा तो राजनीति कर पाएगा। आज हमारे सामाजिक जो संगठन है वो दम तोड़ रहे। आप देख लो जो सत्ताधारी पार्टी है उनके सामाजिक संगठन कितने मजबूत है। आज हमारी जो बनाई हुई संस्था है वो सारी चीजें बहन जी ने भी खत्म कर दी और जो धार्मिक काम है वो भी खत्म है। समता सैनिक दल का भी वो हाल वही है। तो अब तो समय आ गया कि पहले सामाजिक मजबूत हो, उसके बाद हम कई राजनीति मजबूत कर पाएंगे। अन्यथा जैसे विजय बौद्ध जी ने आज रखा है तो हम किसी सांसद विधायक को न रोक सकते न पीट सकते। समता सैनिक दल ने दिल्ली की विधानसभा में आपने देखा होगा रूपचंद MLA को पीटा था, मुकदमे झेल रहे। गेजा कांड हुआ था, समता सैनिक दल के लड़के 29 जवान जेल में गए थे, डासना जेल में, वो मुकदमे झेल रहे। तो किसी को पीटना आसान नहीं है। शांति पूर्वक रह के हमें गांव-गांव जाके नुक्कड़ मीटिंग करके अपने विचारों को फैलाना। जब हम सामाजिक मजबूत होंगे, हम यहाँ कोशिशों क्लब में प्रोग्राम करके मजबूत नहीं बन सकते। उन लोगों से कुछ सीखना चाहिए जो घर घर डोर टू डोर जाते हैं और यहाँ 1 लाख खर्च करते हैं, वहाँ 1 लाख में 20 मीटिंगें होंगी तो वो करना चाहिए। समता सैनिक दल एक ऐसा संगठन है जो देश में उसके आज भी लाखों सैनिक है, उसे मजबूत करे तो वो दिन दूर नहीं है कि देश की सत्ता पे भी होंगे और उसकी आवाज को भी हम उठा सकते हैं। तो साथियों ये थे सार्थक विचारों के साथ में राजनीतिक और सोशल दोनों ही बातें हुई है। कहीं ना कहीं बहन जी का जो हाथ मजबूत करने की बात है कि जितने भी छोटे मोटे दल हैं अगर एक विचार बना ले और जो छोटे मोटे दल है वो बहुजनों के ही दल है और कहीं ना कहीं वो BSP पार्टी से संगठन से निकले हुए वो दल है। अगर वो बहन जी को अगर मानते हैं, अगर वाकई में अगर देश में बहुजन समाज का एक सत्ता मजबूत सत्ता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बहन जी का भी हाथ मजबूत करने की जरूरत है। ऐसा जितने भी महानुभावी लोग हैं उनका मानना है कि आपस में संगठित रहिए और जो बाबा साहब का जो उद्देश्य है और जो माननीय कांशीराम जी का जो सपना था, राजनीतिक जो सपना था, वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे थे आवाज भारत। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।